नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे द बिग न्यूज़ में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं उसकी हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके ऐतिहासिक पक्ष क्या हैं, वर्तमान में स्थिति क्या है, इन दोनों पक्षों पर प्रमुख रूप से हम ध्यान देंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सीमा विवाद पुनः चर्चा में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता अजीत पवार के द्वारा प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि जो भी सीमा विवाद की स्थितियां हैं उस पर महाराष्ट्र अपनी स्थिति को मजबूती से आगे बढ़ाए। और इस पर वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। क्योंकि प्रमुख रूप से विवाद का आधार ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा यह कहा गया है कि अगर हम सांगली जिले की जाट तहसील की बात करें कि वहाँ के जो गांव हैं वो प्रमुख रूप से कर्नाटका का एक तरह से हिस्सा हैं। तो ये जो एक तरह से उनके द्वारा बयान दिया गया है, इसी को प्रमुख रूप से अजीत पवार के द्वारा एक तरह से विवादित रूप में आगे बढ़ाया गया है। जिसके जवाब में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो भी एक तरह से अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर महाराष्ट्र एक तरह से अपना दावा करता है वो उन हिस्सों पर अभी भी अपना दावा करता है। और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जो भी एक तरह से निर्णय की स्थिति होगी उसको लागू किया जाएगा। आप ध्यान रखें, इस तरह का जो विवाद है वो समय समय पर उभरता रहा है। इसके ऐतिहासिक जो पक्ष हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसी तरह की अगर हम दोनों राज्यों के बीच में आप देखें तो क्लेम और काउंटर क्लेम किए जाते रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो भी बेलगांव, जिसको अब बेलगावी कहा जाता है, वहां पर रहने वाले जो भी प्रमुख रूप से स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको एक तरह से जो पेंशन है वो महाराष्ट्र सरकार देगी। इसी तरह का बयान अगर हम देखें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। जो कन्नड़ क्षेत्रों को एक तरह से कर्नाटक राज्य में मिलाने के लिए काम करने वाले हैं उनको एक तरह से पेंशन जैसी स्थिति की उन्होंने बात करी। इस तरह के जो दावे हैं वो दोनों राज्यों की तरफ से लगातार किए जाते हैं। और आप ध्यान रखें कि जो सीमा विवाद की स्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक राजनीतिक रूप में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में या कर्नाटक में जो भी अलग अलग दल हैं वो अपने राज्य के जो हिस्से हैं उस पर जो दावा है वो पूर्ण रूप से बनाए रखते हैं। यहाँ पर पार्टी किसकी सरकार में इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक ही पार्टी का प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सत्ता में प्रभाव है। तो यह भी प्रमुख रूप से विवाद को एक नए रूप में आगे बढ़ा रहा है। इस विवाद की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ उसमें प्रमुख रूप से ये छिपा हुआ है। अगर हम महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करें तो 1960 में प्रमुख रूप से इनका एक तरह से जन्म हुआ। और स्थापना के बाद से आप देखें गांव के द्वारा यह दावा किया गया कि अगर हम कारवार, निप्पनी और बेलगावी, जिसे पहले बेलगांव कहा जाता था, उनसे लगे हुए सीमा के 865 गांवों पर अपना एक तरह से अधिकार माना गया। उसी के जवाब में अगर हम देखें तो कर्नाटक ने यह कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए जो 260 कन्नड़ भाषी एक तरह से गांव हैं उस पर कर्नाटक का अधिकार होना चाहिए। तो प्रमुख रूप से आप देखें दोनों राज्यों का जो एक तरह से क्लेम है वो भाषा या लैंग्वेज के आधार पर है। मराठी भाषा और कन्नड़ा भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर एक तरह से उनका बहुमत है उनको एक तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में मिलना चाहिए। जैसे अगर हम महाराष्ट्र के दावे की बात करें तो प्रमुख रूप से कारवार और साथ साथ अगर हम निप्पनी की बात करें या बेलगांव, जिसको अब बेलगावी कहा जाता है, तो इन क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के द्वारा एक तरह से अपना क्लेम किया जाता है। तो आज़ादी के बाद की स्थिति में आप देखें कि भारत में 500 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनके एकीकरण की प्रक्रिया में हम देखें तो माना यह जाता है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो एक तरह से बहुभाषी प्रांत था। और वर्तमान में अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं उसमें अगर हम देखें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा क्षेत्र शामिल था। अगर हम वर्तमान एक तरह से कर्नाटक की सीमा को देखें तो ब्रिटिश समय में जो अलग अलग एक तरह से क्षेत्र थे उनमें से एक तरह से इसको काटकर एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 1948 में बेलगाम, जिसको हम बेलगावी अब कहते हैं, उस नगर पालिका के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि जो एक तरह से मराठी भाषी क्षेत्र हैं उन जिलों को एक तरह से महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख रूप से शामिल किया जाए। साथ साथ 1956 में जो राज्य पुनर्गठन का अधिनियम आया उसमें अगर हम देखें तो बेलगाम और बॉम्बे राज्य के जो 10 तालुके हैं उनको मिलाकर मैसूर राज्य की स्थापना की गई। आप ध्यान रखें जब कर्नाटक राज्य एक तरह से बना तो प्रारंभ में उसका नाम मैसूर था, बाद में 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा प्रमुख रूप से यह निर्णय लिया गया था कि मैसूर में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जहां पर 50% से अधिक आबादी कन्नड़ा भाषा बोलती है। ऐसे तालुकों को एक तरह से मैसूर में शामिल किया गया। लेकिन अगर हम देखें जिन तालुकों को शामिल किया गया था मैसूर राज्य के गठन में, उसका उस समय विरोध किया गया
और ये कहा गया कि जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे, ऐसे तालुके भी थे जहां पर मराठी जो भाषी हैं वो एक तरह से बहुमत में थे, यानी 50% से ज्यादा लोग मराठी भाषा बोलते थे। तो ये प्रमुख रूप से विवादित था दोनों राज्यों के गठन की जब स्थितियां बनती हैं। अगर हम वर्तमान स्थितियों में आप देखें तो कर्नाटक राज्य की जो सीमा है उसमें प्रमुख रूप से अगर हम हैदराबाद राज्य की बात करें, यानी ये हिस्सा आपका हो जाता है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्षेत्र शामिल होता है। तीसरा अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी का जो भाग है वो इसमें कुछ शामिल होता है। साथ साथ कुर्ग का क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। मैसूर आप कह सकते हैं प्रमुख भाग है जिसमें अन्य हिस्सों को शामिल करके प्रमुख रूप से कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई। जैसा हमने चर्चा किया, प्रारंभ में इसका नाम मैसूर था, बाद में इसका नाम कर्नाटक राज्य के रूप में किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो गठन हुआ उसी के साथ साथ आप देखें सीमा विवाद बना हुआ था। दोनों ही राज्यों के द्वारा मराठी और जो कन्नड़ा भाषी क्षेत्र हैं उन पर अपने अधिकार मांगे गए और इसी प्रक्रिया में अक्टूबर 1966 में भारत सरकार के द्वारा सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन थे। उन्होंने अगस्त 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि महाराष्ट्र को 264 गांव एक तरह से मिलने चाहिए, यानी उनको स्थानांतरित करने चाहिए कर्नाटक से, और साथ साथ बेलगाम और 247 गांव कर्नाटक के पास रहने चाहिए महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर आप देखें महाराष्ट्र की तरफ से यह कहा गया कि महाजन आयोग की जो रिपोर्ट है वो पक्षपाती है और तार्किक नहीं है। इस आधार पर उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ध्यान रखें, कर्नाटक सरकार की तरफ से लगातार मांग रही कि महाजन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन ये रिपोर्ट एक तरह से लागू नहीं हो पाई। और केंद्र सरकार आप देखें, क्योंकि दोनों राज्यों की सहमति नहीं थी, कर्नाटक जरूर मांग कर रहा था लेकिन महाराष्ट्र ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, तो केंद्र सरकार महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू नहीं कर पाया। 2004 में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो सीमा विवाद की स्थितियां हैं उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सीमा विवाद के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से दरवाजा खटखटाया। और वर्तमान में अगर हम देखें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अंतिम रूप में अभी इसका निर्णय नहीं आया है, लेकिन इस तरह से राजनीतिक जो बातें होती हैं उसे बोलकर दोनों ही राज्यों की तरफ से जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा एक तरह से दबाव बनाने का कार्य किया जाता है और साथ साथ राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है। तो इसीलिए दोनों ही राज्य अपनी मजबूत स्थिति को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो अपने अपने जो क्षेत्र हैं या जहां पर उनके क्लेम हैं उनको लेकर किसी भी तरह से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। आज के द बिग न्यूज सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी दिनों में अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को इसी रूप में द बिग न्यूज में हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारी इस पहल को आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।